गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। मॉर्निंग स्टेनो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। चूँकि सैटरडे संडे आपको पता होना चाहिए कि हॉलीडे रहता है, बट एग्ज़ाम का दिन है इसलिए हमने हॉलीडे नहीं रखा है। तो इस सैटरडे संडे इसलिए ऑफ रखा था क्योंकि मेरे जीभ में छाले पड़ गए थे, तो बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी एंड डिक्टेशन फ्लक्चुएट हो जाता था, स्पीड भी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती थी। तो ऐसा ना हो इसलिए हमने 2 दिन डिक्टेशन नहीं दिया। तो अभी थोड़ा सा सही है, तो हम स्पीड मेंटेन करके रखेंगे एंड अच्छे डिक्टेशन आपको देंगे। तो मेरा ये मानना है कि ख़राब डिक्टेशन देने से अच्छा है कि हॉलीडे ही रखें, और आप लोगों के लिए भी यही बेहतर रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन की आउटलाइंस और पीडीएफ आप लोग बार बार पूछते हैं कि आउटलाइंस एंड पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो हम आपको फिर से बता दें, आउटलाइंस एंड पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलता है। तो अगर आप हैप्पी स्टेनोग्राफी के पेड मेंबर हैं तो वो तो पहले ही दे दी जाती है। तो अगर आप पेड मेंबर नहीं हैं तो भी दी जाती है। स्टेनो हेल्पलाइन हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पर, आप डायरेक्ट सर्च करें स्टेनो हेल्पलाइन तो मिल जाएगा। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो वहाँ पर भी लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आउटलाइंस टेलीग्राम पर भी अपडेट किया जाता है। हिंदी स्टेनो नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो इसमें सभी की आईडी दी गई है। अदरवाइज़ पीडीएफ ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर का इंस्टाग्राम हैप्पी स्टेनोग्राफी हिंदी स्टेनो, जस्ट इस पर आप क्लिक करेंगे पीडीएफ पे तो आपको डायरेक्ट इंस्टाग्राम पेज ओपन होगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारी पेड सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है SMS हेयर टू ज्वाइन, तो आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर पाएंगे कि आपको ज्वाइन करना है। बाकी यूट्यूब पर डिक्टेशन दिए जाते हैं, अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकंड बाद, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इस सीरीज को अधिक लोकप्रिय बनाया जाए और ऐसे ही जारी रखा जाए। स्टार्ट। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का त्यागपत्र इसलिए अप्रत्याशित है क्योंकि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कहीं कोई व्यापक चर्चा नहीं थी। स्पष्ट है कि आम जनता ही नहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए भी यह समझना कठिन होगा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि विजय रूपाणी को इस्तीफा देने के लिए विवश होना पड़ा। यह सवाल इसलिए और भी सिर उठाए हुए है क्योंकि विधानसभा चुनाव में करीब 15 महीने ही देर है। पैरा। नए मुख्यमंत्री के लिए इतने कम समय में सब कुछ अपने अनुकूल कर पाना आसान नहीं होगा। इसका लाभ विपक्ष उठा सकता है। वैसे भी जब चुनाव से कुछ समय पहले किसी राज्य में मुख्यमंत्री को बदला जाता है तो विपक्ष को यही संदेश जाता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनावी जीत हासिल करना कठिन था। क्या गुजरात में ऐसा ही कुछ था? पता नहीं विजय रूपाणी की विदाई किन कारणों से हुई, लेकिन माना यही जाएगा कि भाजपा उनके मुख्यमंत्री रहते फिर से सत्ता में लौटने की संभावनाएं नहीं देख रही थी। अच्छा होता कि भाजपा नेतृत्व गुजरात के बारे में समय रहते आकलन करता। पैरा। ऐसा लगता है कि इसमें चूक हो रही है क्योंकि गुजरात से पहले भाजपा ने उत्तराखंड
और कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री बदले थे। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन का कारण यह बताया गया था कि मुख्यमंत्री का विधानसभा सदस्य बनना मुश्किल था, लेकिन यह कोई ऐसा कारण नहीं था जिससे भाजपा नेतृत्व अवगत न हो। यह तो सामान्य सी बात थी कि सांसद से मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत को 6 माह के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना होगा। पैरा जहाँ तक कर्नाटक की बात है तो वहाँ भी नेतृत्व परिवर्तन का कारण कोई बहुत अधिक स्पष्ट नहीं था। गुजरात में भी ऐसा ही है। भले ही विजय रूपाणी ने इस्तीफा देने के बाद यह कहा हो कि भाजपा में यह परंपरा रही है कि कार्यकर्ताओं के दायित्व बदलते रहते हैं, लेकिन इसकी कोई वजह तो होनी ही चाहिए। कहीं असली वजह यह तो नहीं कि विजय रूपाणी गुजरात के जातीय समीकरणों को साधने में कामयाब होते नहीं दिख रहे थे। इसके साथ ही एक कारण यह भी गिनाया जा रहा है कि उनकी राज्य भाजपा अध्यक्ष से नहीं बन रही थी। पैरा यदि वाकई ऐसा कुछ था तो फिर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहा था? क्या वह बीच बचाव करने में समर्थ नहीं था? जो भी हो, कम से कम नए मुख्यमंत्री का चयन ठोक बजाकर किया जाना चाहिए। बेहतर यह होगा कि जिस नेता को अधिसंख्यक विधायकों का समर्थन वास्तव में हासिल हो उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके साथ ही उसकी छवि और कार्यशैली भी देखी जानी चाहिए। पैरा 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब आ रही है 90 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन का। आपकी जितनी भी स्पीड हो 80, 90 या 100 तो आप लिख सकते हैं। अगर आप RSSB की तैयारी कर रहे हैं तो 10 मिनट का डिक्टेशन ज़रूर लिखें, जो कि दिया जाता है 100 शब्द प्रति मिनट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। ब्रिक्स देशों की सालाना बैठक में अफ़गानिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठा। यह इस बात को रेखांकित करता है कि आतंकवाद और अफ़गानिस्तान के ताज़ा घटनाक्रम से सिर्फ भारत ही परेशान नहीं है, बल्कि रूस और चीन जैसे देश भी चिंतित है। यह चिंता इस अपील में स्पष्ट रूप से झलकी है, जिसमें ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने अफ़गानिस्तान को आतंकवाद की पनाहगाह बनने से रोकने की अपील की है। बैठक के बाद जारी घोषणा पत्र में सबसे ज़्यादा जोर आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर रहा। अगर उपलब्धि के लिहाज से देखें तो बैठक में आतंकवाद के खिलाफ एक रणनीति बनाने पर सहमति बनी और इसके तहत एक कार्य योजना को हरी झंडी दी गई। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ब्रिक्स देशों में भारत ही आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। पैरा
अफ़गानिस्तान के घटनाक्रम भी भारत के लिए कम चिंताजनक नहीं हैं। वहाँ भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा से लेकर तालिबान सरकार के साथ संबंध जैसे जटिल मुद्दों ने भारत के सामने संकट तो खड़ा कर ही दिया है। जहां चीन और रूस ने खुलकर तालिबान सरकार को समर्थन दे दिया है, वहीं भारत अभी तक देखो और इंतज़ार करो की नीति पर चल रहा है। ऐसे में अफ़गानिस्तान और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर ब्रिक्स समूह की घोषणा कितनी कारगर रहेगी, अभी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पैरा गौरतलब है कि भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद झेल रहा है। यह तो पूरा विश्व जान और देख रहा है कि भारत में आतंकवाद का सबसे बड़ा और एकमात्र कारण पड़ोसी देश पाकिस्तान है। सीमा पार आतंकवाद का सिलसिला अभी भी जारी है, पर अब यह संकट इसलिए गहरा गया है क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार आ गई है। भारत तात्कालिक तौर पर यह अंदेशा जता चुका है कि पाकिस्तान तालिबान लड़ाके को कश्मीर में भेजेगा और अशांति पैदा करने की कोशिश करेगा। पैरा भारत की यह चिंता रूस और चीन भी समझ तो रहे ही हैं, पर सवाल है कि क्या चीन इस मुद्दे पर भारत का साथ देगा। चीन तो भारत के साथ खुद शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता आया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द बना हुआ है। आतंकवाद के मुद्दे पर चीन ने शायद ही कभी पाकिस्तान की निंदा की हो। जाहिर है ऐसे में आतंकवाद के मुद्दे पर ब्रिक्स देश मिलकर काम कैसे कर पाएंगे। ब्रिक्स के मंच से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प अच्छी बात है, लेकिन बड़ी चुनौती इस संकल्प को व्यावहारिक बनाने की है। पैरा अफ़गानिस्तान अब आतंकवादियों का वैश्विक गढ़ न बन जाए, इसे लेकर सबकी नींद उड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र भी इस पर चिंता जता चुका है। ऐसे में ब्रिक्स समूह की भूमिका और प्रासंगिकता बढ़ गई है। समूह के दो देश रूस और चीन तालिबान सरकार पर मेहरबान हैं। इन दोनों देशों ने उसे समर्थन से लेकर हर तरह की मदद तक दी है। पैरा गौरतलब है कि अमेरिका ने जिस हक्कानी नेटवर्क मुखिया को वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है, उसे तालिबान ने गृह मंत्री बनाया है। अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट सहित कई दूसरे आतंकी संगठनों से तालिबान के रिश्ते कौन नहीं जानता। इसलिए चीन और रूस जैसे ब्रिक्स के ताकतवर सदस्य देश आतंकवाद पर लगाम कसने और अफ़गानिस्तान को आतंकियों की पनाहगाह बनने से रोकने में कितनी और कैसी भूमिका निभाते हैं, यह देखना होगा। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन ख़त्म हुआ। अब स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन का। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अर्थात 10 मिनट लिखने के लिए रेडी रहिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप डिक्टेशन तो लिख लेते हैं, बहुत सारे लोग डिक्टेशन लिखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो एटलीस्ट मानवता के नाते तो इतना कर ही सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, नहीं करते हैं तो भी हम डिक्टेशन देते रहेंगे। बाकी
आप अच्छा काम करेंगे तो वो उसका फल भी आपको ही अच्छा मिलता है। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का त्यागपत्र इसलिए अप्रत्याशित है, क्योंकि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कहीं कोई व्यापक चर्चा नहीं थी। स्टॉप। स्पष्ट है कि आम जनता ही नहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए भी यह समझना कठिन होगा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि विजय रूपाणी को इस्तीफा देने के लिए विवश होना पड़ा। यह सवाल इसलिए और भी सिर उठाए हुए है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में करीब 15 महीने की ही देर है। स्टॉप पैरा। नए मुख्यमंत्री के लिए इतने कम समय में सब कुछ अपने अनुकूल कर पाना आसान नहीं होगा। स्टॉप। इसका लाभ विपक्ष उठा सकता है। स्टॉप। वैसे भी जब चुनाव से कुछ समय पहले किसी राज्य में मुख्यमंत्री को बदला जाता है तो विपक्ष को यही संदेश जाता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनावी जीत हासिल करना कठिन था। स्टॉप। क्या गुजरात में ऐसा ही कुछ था? पता नहीं विजय रूपाणी की विदाई किन कारणों से हुई, लेकिन माना यही जाएगा कि भाजपा उनके मुख्यमंत्री रहते फिर से सत्ता में लौटने की संभावनाएं नहीं देख रही थी। स्टॉप। अच्छा होता कि भाजपा नेतृत्व गुजरात के बारे में समय रहते आकलन करता। स्टॉप पैरा। ऐसा लगता है कि इसमें चूक हो रही है, क्योंकि गुजरात से पहले भाजपा ने उत्तराखंड और कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री बदले थे। स्टॉप। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन का कारण यह बताया गया था कि मुख्यमंत्री का विधानसभा सदस्य बनना मुश्किल था, लेकिन यह कोई ऐसा कारण नहीं था, जिससे भाजपा नेतृत्व अवगत न हो। स्टॉप। यह तो सामान्य सी बात थी कि सांसद से मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत को 6 माह के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना होगा। स्टॉप पैरा। जहां तक कर्नाटक की बात है तो वहां भी नेतृत्व परिवर्तन का कारण कोई बहुत अधिक स्पष्ट नहीं था। स्टॉप। गुजरात में भी ऐसा ही है। स्टॉप। भले ही विजय रूपाणी ने इस्तीफा देने के बाद यह कहा हो कि भाजपा में यह परंपरा रही है कि कार्यकर्ताओं के दायित्व बदलते रहते हैं, लेकिन इसकी कोई वजह तो होनी ही चाहिए। स्टॉप। कहीं असली वजह यह तो नहीं कि विजय रूपाणी गुजरात के जातीय समीकरणों को साधने में कामयाब होते नहीं दिख रहे थे? इसके साथ ही एक कारण यह भी गिनाया जा रहा है कि उनकी राज्य भाजपा अध्यक्ष से नहीं बन रही थी। स्टॉप पैरा। यदि वाकई ऐसा कुछ था तो फिर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहा था? क्या वह बीच बचाव करने में समर्थ नहीं था? जो भी हो, कम से कम नए मुख्यमंत्री का चयन ठोक बजाकर किया जाना चाहिए। स्टॉप। बेहतर यह होगा कि जिस नेता को अधिसंख्यक विधायकों का समर्थन वास्तव में हासिल हो, उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। स्टॉप। इसके साथ ही उसकी छवि और कार्यशैली भी देखी जानी चाहिए। स्टॉप पैरा।
ब्रिक्स देशों की सालाना बैठक में अफगानिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठा। स्टॉप यह इस बात को रेखांकित करता है कि आतंकवाद और अफगानिस्तान के ताज़ा घटनाक्रम से सिर्फ भारत ही परेशान नहीं है, बल्कि रूस और चीन जैसे देश भी चिंतित हैं। स्टॉप यह चिंता इस अपील में स्पष्ट रूप से झलकी है, जिसमें ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को आतंकवाद की पनाहगाह बनने से रोकने की अपील की है। स्टॉप बैठक के बाद जारी घोषणा पत्र में सबसे ज़्यादा जोर आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर रहा। स्टॉप अगर उपलब्धि के लिहाज से देखें तो बैठक में आतंकवाद के खिलाफ एक रणनीति बनाने पर सहमति बनी और इसके तहत एक कार्य योजना को हरी झंडी दी गई। स्टॉप यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ब्रिक्स देशों में भारत ही आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। स्टॉप पैरा अफगानिस्तान के घटनाक्रम भी भारत के लिए कम चिंताजनक नहीं है। स्टॉप वहाँ भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा से लेकर तालिबान सरकार के साथ संबंध जैसे जटिल मुद्दों ने भारत के सामने संकट तो खड़ा कर ही दिया है। स्टॉप जहां चीन और रूस ने खुलकर तालिबान सरकार को समर्थन दे दिया है, वहीं भारत अभी तक देखो और इंतज़ार करो की नीति पर चल रहा है। स्टॉप ऐसे में अफगानिस्तान और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर ब्रिक्स समूह की घोषणा कितनी कारगर रहेगी, अभी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। स्टॉप गौरतलब है कि भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद झेल रहा है। स्टॉप यह तो पूरा विश्व जान और देख रहा है कि भारत में आतंकवाद का सबसे बड़ा और एकमात्र कारण पड़ोसी देश पाकिस्तान है। स्टॉप सीमा पार आतंकवाद का सिलसिला अभी भी जारी है। स्टॉप पर अब यह संकट इसलिए गहरा गया है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आ गई है। स्टॉप भारत तात्कालिक तौर पर यह अंदेशा जता चुका है कि पाकिस्तान तालिबान लड़ाकों को कश्मीर भेजेगा और अशांति पैदा करने की कोशिश करेगा। स्टॉप पैरा भारत की यह चिंता रूस और चीन भी समझ तो रहे ही हैं। स्टॉप पर सवाल है कि क्या चीन इस मुद्दे पर भारत का साथ देगा? चीन तो भारत के साथ खुद शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता आया है। स्टॉप पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द बना हुआ है। स्टॉप आतंकवाद के मुद्दे पर चीन ने शायद ही कभी पाकिस्तान की निंदा की हो। स्टॉप जाहिर है, ऐसे में आतंकवाद के मुद्दे पर ब्रिक्स देश मिलकर काम कैसे कर पाएंगे? स्टॉप ब्रिक्स के मंच से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प अच्छी बात है। स्टॉप लेकिन बड़ी चुनौती इस संकल्प को व्यावहारिक बनाने की है। स्टॉप पैरा अफगानिस्तान अब आतंकवादियों का वैश्विक गढ़ न बन जाए, इसे लेकर सबकी नींद उड़ी हुई है। स्टॉप संयुक्त राष्ट्र भी इस पर चिंता जता चुका है। स्टॉप ऐसे में ब्रिक्स समूह की भूमिका और प्रासंगिकता बढ़ गई है। स्टॉप समूह के 2 देश रूस और चीन तालिबान सरकार पर मेहरबान हैं। स्टॉप इन दोनों देशों ने उसे समर्थन से लेकर हर तरह की मदद तक दी है। स्टॉप पैरा गौरतलब है कि अमेरिका ने जिस
हक्कानी नेटवर्क मुखिया को वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है, उसे तालिबान ने गृह मंत्री बनाया है। स्टॉप। अलकायदा और इस्लामिक स्टेट सहित कई दूसरे आतंकी संगठनों से तालिबान के रिश्ते कौन नहीं जानता। स्टॉप। इसलिए चीन और रूस जैसे ब्रिक्स के ताकतवर सदस्य देश आतंकवाद पर लगाम कसने और अफगानिस्तान को आतंकियों की पनाहगाह बनने से रोकने में कितनी और कैसी भूमिका निभाते हैं, यह देखना होगा। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन में। चूँकि तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, आप देख रहे होंगे बीच में 10 मिनट के डिक्टेशन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। एक्चुअली 5 मिनट के डिक्टेशन के बाद तो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, बट 10 मिनट के डिक्टेशन और उसके पहले 5 मिनट की 2 डिक्टेशन, यानी कि 10 मिनट की 2 डिक्टेशन रिकॉर्डिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है, ख़ासकर जब आपकी तबीयत सही नहीं हो। बट इट्स ओके। आप लोग कह रहे थे कि डिक्टेशन अपलोड करें, एग्ज़ाम है, सही बात है। एग्ज़ाम थोड़ा सा हमें भी कष्ट अगर हम झेल लेंगे और आप लोग का एग्ज़ाम बेहतर हो जाएगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें ताकि इस सीरीज़ को ऐसे ही जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF एंड आउटलाइंस आपको ग्रुप में मिल जाएगी। तो अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।